नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आर्थिक नियोजन या कह सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, इकोनॉमी का ये टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से तकरीबन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसा कि हम पीवाईक्यू सीरीज करा रहे हैं, तो आपको पीवाईक्यू सीरीज का ही ये इसे पार्ट समझिए, क्योंकि देखिए इसके क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम टू सेम जा रहे हैं। हमें 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना होगा, तो उसी को हम पढ़ेंगे। बस उसी से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और एनालाइज करके जो डाटा निकाला है, वो ये कहता है कि आपके अगर 25 साल के प्रीवियस क्वेश्चन देखे जाएं, तो लगभग लगभग आपके 25 से 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है ऑन एन एवरेज। एवरेज में एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को पूरा समझिएगा, पूरा देखिएगा। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ने से पहले आपको इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, पहले क्या था कि जब इकोनॉमिक प्लानिंग जो चल रही थी, आयोजन चल रहा था, उसके लिए कई ज्यादा कोशिशें की जा रही थी उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए जो हमारी जरूरतें हैं। तो जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही। तो लोगों ने कई प्लान रखे, अपने अपने सामने प्लान रखे, और उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। इसके बाद में हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्थिक नियोजन होता क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मान लो मैंने पहले से ही मान लिया कि हमें ये वाला मतलब जो उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव बना लिया कि मुझे ये काम करना होगा। तो हमने पहले से ही निर्धारण कर लिया, तो हमें उसको ही पूरा करना होगा। तो ये उसी को प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम प्लानिंग कहते हैं। आप भी तो प्लानिंग कर रहे होंगे ना किसी किसी चीज के लिए। तो वो क्या है, वो एक प्लानिंग है, नियोजन है, आयोजना है, योजना है, कह सकते हैं हम ये सब चीजें। तो आर्थिक नियोजन भी वैसा ही है कि जो हम पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी पूर्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों को कैसे प्रयोग करके हम उसकी पूर्ति कर सकें, तो इसी को ही क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। सीमित संसाधनों का हम कैसे कुशलतम उपयोग किया जा सके, उस वो किसके अंतर्गत आता है, वो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। अब आर्थिक नियोजन के उद्देश्य के बारे में अगर पता हो, तो क्या आएगा, पहले नंबर पर आर्थिक समृद्धि, दूसरे नंबर पर आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करना, तीसरा नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, गरीबी का निवारण, और चौथा नंबर है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। आखिर एम्प्लॉयमेंट भी तो लाना जरूरी है ना, आर्थिक नियोजन, उसी से तो आर्थिक नियोजन सबसे ज्यादा बढ़ेगा। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि बहुत जरूरी है, और अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि अपने आप होती रहेगी। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 में एम विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें आई थी। सबसे पहले बात आई थी आर्थिक नियोजन संबंधी बात, किसमें आई थी, 1934 में एक बुक लिखी गई थी एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। मैंने एक इकोनॉमी का लेक्चर लिया था, करीबन 4 घंटे का लेक्चर था, उसमें हैंड रिटन नोट से लिया था, उसमें मैंने सारी चीजें क्लियर करके बताई थी। तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो उसको देखिए, बहुत ही अच्छी चीजें हैं उसमें, उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक थी, इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था कि कैसे इंडिया का डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए 10 ईयर प्लान प्रस्तुत किया गया था। उसी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए इन्हें प्लानिंग, जो फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको जनक माना जाता है, योजना के जनक माने जाते हैं। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। किसकी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में। आपको कमेंट में बताना है कि 1938 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, वो कहाँ हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, आपको हिंट के लिए बता दूं कि उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, याद रखिएगा। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आपको कमेंट में बताना है, 1938 के अधिवेशन की। और उसके उसमें जो राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ना कि 1938 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की।
इसी के बाद में 1938 के बाद में 1944 में एक प्लान और प्रस्तुत किया गया था जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं। बॉम्बे प्लान के नाम से इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि बॉम्बे में रहने वाले 8 उद्योगपतियों द्वारा यह प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें लगभग 15 साल के लिए एक योजना थी, सूत्रबद्ध योजना थी। जो फार्मूला प्लान था एक तरीके से कह सकते हैं। और बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर कौन थे? आरदेशिर दलाल थे। इनका नाम क्या था? जो इसके मेन व्यक्ति थे वो कौन थे? आरदेशिर दलाल। और 1944 ईस्वी में ही भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक विभाग बनाया था। और 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। गांधीवादी योजना ये बनाई थी 1944 में। जो गांधी जी का वर्धा आश्रम है ना, उससे रिलेटेड ये योजना है, तो उसको भी याद करिएगा। 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना यानी पीपल्स प्लान बनाया था। एक थी जन योजना, एक थी सर्वोदय योजना, जो कि 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी। एक समिति का गठन किया गया था, आर्थिक नियोजन समिति, 1947 में। स्वतंत्रता के पश्चात पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ और इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था योजना आयोग का। कैसा है? सांविधिक निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इसके अध्यक्ष होंगे। अब योजना आयोग हटा दिया गया, उसकी जगह पर क्या लाया गया है? इसकी जगह पर लाया गया है नीति आयोग। योजना आयोग को हटा के क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया है। और नीति का क्या फुल फॉर्म होता है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ट्रांसफार्मिंग इंडिया, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है ये, देखिए जब 2015 में ये लाया गया था तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड, इसके अध्यक्ष कौन है और इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, फिलहाल में हम प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। और अंतिम अध्यक्ष की बात की जाए तो अंतिम अध्यक्ष कौन हो सकता है? आप लोग थोड़ा सा माइंड से लगाइए और बताइए कि कौन हो सकता है। देखिए, जब 2015 में इसको अबॉलिश किया गया था प्लानिंग कमीशन को, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इसके क्या होंगे? इसके अंतिम अध्यक्ष होंगे। और इसके बाद में इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष बताइएगा कौन थे? तो मोंटेक आहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो ये नोट्स में आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा बताया है इसको ऐड जरूर करिएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 से हुआ था। आर्थिक नियोजन संविधान की समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट में आता है। और आपको बता दें, जो कनकरेंट लिस्ट होती है उसके अंतर्गत स्टेट और यूनियन दोनों लोग क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। स्टेट के पास भी पावर होती है और यूनियन के पास भी पावर होती है कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत कानून बनाने की। और लिस्ट की बात कर लें तो ये हमारे 7th शेड्यूल में दी गई हैं। किस शेड्यूल में दी गई हैं? 7th शेड्यूल में दी गई हैं। 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं। एक तो होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट ही केवल कानून बना सकता है, और विषम परिस्थितियों में स्टेट के अंदर यूनियन भी कानून बना सकता है। यानी यूनियन का मतलब क्या है? संसद भी कानून बना सकती है। इसके बाद में दूसरी लिस्ट हो गई यूनियन लिस्ट। हालांकि पहले यूनियन आएगी फिर स्टेट आएगी। इसके बाद में तीसरी हो गई कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट इसके अंतर्गत क्या है? दोनों कानून बना सकते हैं। और यूनियन के अंदर केवल यूनियन ही कानून बना सकता है, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जब हम ये शेड्यूल वाला टॉपिक करेंगे उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, इस पर एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। देखिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके क्रम को याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद कर लेते हैं। इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे एक एक के बारे में, उसके मॉडल के बारे में जानेंगे, उसमें क्या वृद्धि दर रखी गई, क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, उन सभी चीजों के बारे में भी जानेंगे डिटेल से। पहले हम एक बार इसका जो क्रम है वो याद कर लेते हैं, आखिर यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है।
तो अब तक कितनी योजनाएं पेश की गई थी? 12 योजना पेश हो पाई थी। इसके बाद में इसको अबॉलिश कर दिया गया था और नीति आयोग को ला दिया गया था। तो पहली, दूसरी और तीसरी, तीसरी 3 योजना हो पाई थी। इसके बाद में क्या हो गया था? 3 साल का योजना अवकाश हो गया था। देखिए याद करने का सीधा है, 1 2 3, 3 साल का गैप, 3 साल का अवकाश। इसके बाद में 4 5, फिर इसके बाद में 2 साल का गैप। इसके बाद में 6 7, फिर उसके बाद में फिर से 2 साल का गैप। इसके बाद में 8 9 10 11 और 12, ये लगातार चली थी। तो पहली जो योजना आई थी वो कब आई थी? पहली योजना पहली योजना आई थी 1951 में, 1951 से 1956। दूसरी कब आई थी? दूसरी आई थी 1956 से 1961 तक रही थी, 1961 तक। और तीसरी थी 1961 से 1966 तक। और जो अवकाश रहा था वो 66 से 69, यानी 1966 से 1969 तक अवकाश रहा था, योजना अवकाश। देखिए 3 साल तक लगातार 3 बार योजना आ गई, मतलब 3 साल नहीं कह सकते, 3 बार तक लगातार योजना आ गई। इसके बाद में 3 साल का बीच में गैप हो गया, 3 साल का बीच में गैप हो गया। इसके बाद में चौथी, पांचवी आई। चौथी कब आई थी? 69 से 74। एक चीज याद रखिएगा, जब पांचवी पर आएंगे 74 से 78 के बीच में आएंगे, तो 78 में देखिए बहुत बदलाव हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव हुए थे। और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होने के साथ साथ में जो सत्ता में पार्टी थी उसमें भी बदलाव हुआ था। जनता पार्टी पहली बार चुनाव जीती थी। और कौन बने थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। जनता पार्टी ने चुनाव जीतकर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। और इसी समय पर इन्होंने 44वां संविधान संशोधन भी कराया था 1978 में। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था? वैसे 1979 तक चलने थी, लेकिन 1 साल पहले ही इस योजना को बंद कर दिया और बताया कि ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए कि हम 5 साल का पूर्व निर्धारण कर लेते हैं और सोच लेते कि हमें 5 साल तक ये करना है और वो जल्दी हासिल नहीं हो पाता है। फिर उन्होंने क्या किया? रोलिंग प्लान लाया कि एक एक साल की हम योजना बनाएंगे, उस हिसाब से हम चलेंगे। तो रोलिंग प्लान लाया। फिर इसके बाद में क्या हो गया? इन्होंने 2 साल का गैप हुआ, 78 से 80 2 साल का गैप हुआ। 80 से 85 चला, छठी योजना। इसके बाद में 85 से 90 सातवीं चली। इसके बाद में यहाँ पर आपको पता होगा कि 91 में क्या आया था? जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था बहुत ज्यादा, जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये जो आया था, तो इसके लिए 2 साल का गैप यहाँ पर हो गया था। 90 से 92 तक ये गैप हो गया था। 91 में एलपीजी रिफॉर्म आया था और इंडिया को सुधरने में काफी समय लग गया था, तो लगभग 2 साल का गैप यहाँ पर हो गया था। तो ये भी क्या है? अवकाश हो गया, अवकाश। इसमें क्या आया था? अनवरत योजना, यानी रोलिंग प्लान आया था, अनवरत योजना। इसके बाद में 92 से 97 चला था, 97 से 2002, ये लगातार चली थी। 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017, ये फिर लगातार योजनाएं चली थी। ये क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चली थी। तो इस तरीके से आप क्रम भी याद कर सकते हैं, और क्रम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। करीबन 6 से 7 क्वेश्चन क्रम से पूछे जा रहे हैं। और अगर आप एसएससी वगैरह किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्रम से पूछे जाते हैं, मॉडल से संबंधित पूछे जाते हैं, और पूछा जाता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। 3 चीजें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा क्रम भी पूछ लिया जा सकता है, अगर कूट वाले क्वेश्चन दिए गए, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए गए, तो क्रम के साथ साथ में और भी चीजें, वृद्धि दर वगैरह भी पूछ ली जाती है, उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है, मॉडल नेम भी पूछ लिया जाता है, किसके मॉडल पर आधारित है, तो ये सब चीजें भी पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1951 से 1956 तक रही थी, और यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो विषय था, मुख्य विषय, वो कृषि विकास पर बल देना था। किस पर देना था बल? कृषि विकास पर। इस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का भी निर्माण किया गया था। इस योजना में 2.1% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन औसत वृद्धि दर कितनी थी? 3.6% थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1956 से 1961 तक यह योजना चली थी, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और प्रशांत चंद्र भारतीय सांख्यिकी के जनक भी कहे जाते हैं। इसी पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी के जनक भी कहे जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और विषय क्या था? आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास। देखिए पहले कृषि पर विकास कर लिया,
कृषि पर डेवलपमेंट आ गया। इसके बाद में अब उद्योगों पर डेवलपमेंट करना है, आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास करना है। तो इस क्रम में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, भिलाई जो है वो रूस की मदद से, दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से और राउरकेला जर्मनी की मदद से ये किया गया था, इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया गया था, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1961 से 66 तक चली थी और यह योजना जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? ये आया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। कब आया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 66 के अंतर्गत ये आया था। और इसमें क्या किया गया था? हाई यील्ड वैरायटी सीड यानी HIV सीड्स का प्रयोग किया गया था। और भारत में जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था वो गेहूं और चावल पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था। इसकी सबसे ज्यादा उत्पत्ति हुई थी भारत में उस समय पर, जब हरित क्रांति आई थी। और विषय क्या था? आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था इसका मुख्य विषय था। और इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इसी योजना के तहत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई। इसके पीछे कारण है भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था और अभूतपूर्व सूखा, एक ड्रॉट भी आया था, एक सीवियर ड्रॉट आया था उस समय पर। तो इसीलिए ये आया था। और साथ ही साथ में देश ने अपने दो दो प्रधानमंत्री खोए थे। इस समय देश ने अपने दो दो मुख्य प्रधानमंत्री खोए थे। तो इस वजह से भी ये योजना कैसी रही थी? फेल हुई थी। और इसके बाद में योजना अवकाश भी पड़ गया था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री भी नहीं रहे तो उस वजह से क्या हो गया? योजना अवकाश भी हो गया। योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या है? भारत पाक संघर्ष और सूखे के कारण संसाधनों की कमी हो गई थी। इस वजह से 3 साल का योजना अवकाश हो गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी, जो कि DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। और इसकी विषय क्या थी? विषय वस्तु स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता इसकी विषय वस्तु थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत इस योजना के अंतर्गत हुई थी। जो फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी वो किसके अंतर्गत हुई थी? ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का मुख्य विषय क्या था? गरीबी उन्मूलन या समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस योजना का जो मुख्य विषय था। इसके बाद में इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि 1975 में शुरू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत इस योजना में की गई थी। अब पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमने 5 योजनाएं कर ली हैं। अब इसके बाद में हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। इसके बाद में हम आगे 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं योजना के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, गरीबी समाप्त करना, कृषि विकास पर बल और भारी उद्योगों का विकास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि विकास पर बल। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की अवधि क्या थी? तो प्लान हॉलीडे की अवधि बताइएगा। 1967 से 69, 1966 से 69, 1965 से 69, 1965 से 67। राइट आंसर ऑप्शन बी 1966 से 1969। किस पंचवर्षीय योजना का विषय गरीबी उन्मूलन था? तीसरी, चौथी, पांचवी या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? राइट आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। दामोदर घाटी हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें इन सबका निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं, जब 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना हो गई तो हम बात करते हैं अनवरत योजना की। जो रोलिंग प्लान है, जो एक एक साल के रोलिंग प्लान थे, उसके ही बात कर लेते हैं। तो 1978 से 1983 तक के लिए अवधि के लिए रोलिंग प्लान लाया गया था, जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये योजना बनाई गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। 1900
78 से 83 तक जब ये रोलिंग प्लान लाया गया था, जब 1980 में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई तो इसे समाप्त कर दिया गया था और वापस से अपनी जगह पे पहुंच गए थे पंचवर्षीय योजना पर। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनाल मॉडल द्वारा अपनी पुस्तक लागू करने के लिए एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लड़कवाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 और यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। इसके बाद में 2 साल का योजना अवकाश हुआ था और इसी में एलपीजी रिफॉर्म आया था। एलपीजी रिफॉर्म आया गया था उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा ये एलपीजी रिफॉर्म सबसे ज्यादा मतलब उन्हीं के द्वारा लाया गया था। उनकी सबसे ज्यादा हेल्प ली गई थी। कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के। उनके द्वारा ये योजना, ये जो एलपीजी रिफॉर्म है ये लाया गया था। और इसी के बाद में क्या है, जो हमारी इकोनॉमी जो थी रुकी हुई थी, एक तरीके से स्थिर अर्थव्यवस्था थी और इसके बाद में चालू अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर सामने आई थी। पूरे विदेश अगर विश्व में बात की जाए तो एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ इसने रुख किया था एलपीजी रिफॉर्म की तरफ से। क्योंकि अब इसके बाद क्या हो गया था, इसके बाद जो फॉरेन कंपनीज थी वो भारत में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया था और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने, 15 से 35 वर्ष के लोगों निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का भी प्रयास इसमें किया गया था। इस योजना में मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी और इस योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि का था। इस योजना में सतत विकास को भी लक्ष्य बनाया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी लक्ष्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया था कि किस पंचवर्षीय योजना में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का लक्ष्य बनाया गया था। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, सतत विकास का लक्ष्य किसमें बनाया गया था? नौवीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ये क्वेश्चन आता है तो इसको याद जरूर करिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002-2007 तक चली थी और इस योजना का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है। क्या उद्देश्य था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। और 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का भी लक्ष्य रखा गया था कि अगले 10 वर्षों में जो इस योजना के यानी 2007 से 2017 तक की जो प्रति व्यक्ति आय वो दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। ये एक एम था। इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, इस योजना का मुख्य विषय तीव्रतम एवं समावेशी विकास से था और इस योजना में शिक्षा का विषय अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा रखा गया था। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। ये जो लास्ट की कुछ पंचवर्षीय योजना है 3-4, इनसे संबंधित आप लोग सब्जेक्ट ही याद करिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका सब्जेक्ट क्या था, मुख्य विषय क्या था। तो ये चीज याद रखिए कि केवल आपको याद रखना होगा कि किसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लास्ट की 4 योजनाओं के लिए। यहाँ से क्वेश्चन फंसता है क्योंकि लगभग लगभग सेम लगता है सब कुछ, तो इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक बार रिवाइज करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मैंने बताया तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। 11वीं का क्या बताया था? तीव्रतम और समावेशी विकास। तीव्रतम और समावेशी विकास केवल 2 हैं, लेकिन जब 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करेंगे तो उसमें क्या होगा? समावेशी के साथ साथ धारणीय विकास भी जुड़ जाएगा। और इससे पहले क्या था? यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और 9वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? सामाजिक न्याय और समानता। तो ये 4 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, इनके उद्देश्य को अच्छे से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर एग्जाम वेब ऐप से भी आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको काफी पीडीएफ मिल जाएंगी फ्री में, जो ये पीडीएफ भी रहेगी ये भी फ्री में रहेगी। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको अन्य पीडीएफ और सारी जानकारी, कोई भी क्वेरी आएगी, क्वेरी भी आप यहाँ से कर सकते हैं और
आदि बहुत सी जानकारी ऐसी मिलेंगी। कोई भी अपडेट आती है किसी भी चीज से संबंधित, एग्जाम से संबंधित कोई अपडेट आती है तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ को जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी, लेकिन पीडीएफ यहाँ पर आपको 1 से 2 दिन में मिला करेगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है थोड़ा सा पीडीएफ के लिए, पीडीएफ को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो बाकी आप व्हाट्सएप पर जुड़िए, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। और आप अगला किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका वीडियो आ जाएगा। जो भी आपको टॉपिक लगता है कि ये पूरा होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो टॉपिक बताइए, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं ऐसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।